नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियोस देख लें, वरना आपको बहुत सारे टर्म्स ऊपर से पार होने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनके पावर्स, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनके पावर्स और डेमोक्रेसी के टाइप्स, ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। आई एम मयंक पाठक, फैकल्टी एट पाठक जी एक्सीलेंस। मेरे बाकी डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी इट। आज हम लोग देखने क्या वाले हैं कंटेंट में, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। फिर हम देखेंगे संविधान के फीचर्स, दूसरे नंबर से शुरू हैं सारे, जैसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मिक्सचर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस, फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन नेचर, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, एंड एट लास्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मतलब इसमें हम देखने वाले हैं कि भारत का संविधान लंबा है, लिखित है, मिला हुआ है सभी संविधानों का, प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, निरपेक्ष है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन सब के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करने हुए। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। Constitution is a set of rules made by the leaders to administrate the country and develop the country. संविधान एक नियमों का पुलिंदा है, या बोले तो नियमों का समूह है। आप जैसे संविधान में क्या देखते होंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये करने पे ये होगा। सब नियम है, कानून है। तो संविधान एक नियमों का पुलिंदा है या नियमों का समूह है, जो कि देश के लीडर्स बनाते हैं देश का विकास करने के लिए, देश का संचालन करने के लिए। ये जो दूसरे नंबर पे मैंने पॉइंट दिया है, ये एक कॉमन डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आपको स्कूल बुक्स में, कॉलेज के बुक्स में, गूगल में, कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स दैट constitute the legal basis of a policy, organization, or other types of entity and commonly determined how the entity is to be governed. जैसा कि मैंने बोला कि संविधान नियमों का पुलिंदा, जो कि ये सूचित करता है कि कौन सा एंटिटी को किस तरह से नियुक्त किया जाएगा, कौन से पद में किसको किस तरह से नियुक्त किया जाएगा, और वो किस तरह से काम करेगा, क्या काम करेगा, किसके लिए करेगा, कौन नियुक्त करेगा। ये सब जो एक जगह नियम है, इसे संविधान बोलते हैं। और भारतीय संविधान के बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें तो ऐसे हैं नहीं, बट अच्छी बुरी चीज़ें कहने को होती है, तो अच्छी बुरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत की संविधान बनने से पहले दुनिया में कोई देश का संविधान इससे लंबा नहीं था, और ना ही बनने के बाद हुआ है अब तक। और आज के बाद जो छोटे मोटे देश बचे हुए हैं जिसमें संविधान नहीं है, उनका जिस तरह का हालत है, वो भारत से लंबा संविधान हो भी नहीं सकता। क्योंकि भारत में जिस तरह के कभी कभार करप्शंस देखने को मिलता है, कभी नाफरमानी देखने को मिलती है, कभी रूल्स लोगों को मनवाने के लिए बहुत सारे सख्त नियम लेने पड़ते हैं। तो भारत की जनता वैसी है, जितनी होशियार उतनी ही बहसल, जल्दी सुनती नहीं है। और यह अच्छी बात भी है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सभी बातों को आंख बंद करके जनता सुनने लग जाए, तो गवर्नमेंट तानाशाही की ओर जल्दी बढ़ती है। तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन इतने बड़े जनता को मैनेज करने के लिए उतने ही ज़्यादा आर्टिकल्स भी चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, अलग अलग धाराएं हैं, जिसमें जनता से लेकर नेता और जितने भी बड़े बड़े अभिनेता हों, बिजनेसमैन हों, किसी के लिए भी, इवन विदेश से भी जो लोग भारत टूर करने के लिए आते हैं, वो उनका अधिकार कितना है, कहाँ तक है, वो क्या किस चीज़ पे बोल सकते हैं, किस चीज़ पे नहीं बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सब के ऊपर एक जो डिटेल्ड नियम है, वो भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल्स बोलते हैं।
इन्हीं में कोई फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है, कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलता है, कोई यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। किसी में आपको पंचायती राज सिस्टम का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, किसी के अंतर्गत आपको कश्मीर का जैसे बोलते थे हम लोग इशू धारा 370 आर्टिकल 390 के अंतर्गत है, किसी के अंतर्गत कोर्ट है, किसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 395 आर्टिकल्स हैं और भारतीय संविधान के 22 पार्ट हैं, 22 हिस्से हैं और 8 शेड्यूल्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखित संविधान है। विश्व में ऐसे कई सारे देश आपको मिलेंगे जिनके संविधान जो हैं वो लिखित रूप से नहीं है, वो मौखिक रूप से है। मतलब सबको पता है कि ये नियम है, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ये नियम है। कुछ भी आप नियम को ले लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टेक ए कंट्री ए नाम के एक देश में संविधान में नियम है कि जनता में सब लोग समान हैं और एक कंट्री के अंदर धार्मिक भावनाओं को लेके हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो वहाँ पे अगर कोई धर्म का बोलता है, धर्म एक्स और धर्म वाई, कोई धर्म एक्स वाला बोलता है कि हम सुपीरियर हैं, तो संविधान में कहा तो गया है कि सब इक्वल हैं, लेकिन कहीं लिखित तो नहीं है, इसलिए उस वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशंस ज़्यादा होते हैं। भारत का संविधान लिखित संविधान है। अगर कोई यहाँ भारत पे वही एक्स वाई को हम हिंदू मुसलमान के रूप में ले लेते हैं, कोई बोलेगा कि हम हिंदू हैं, हम सबसे सुपीरियर हैं, या हम मुसलमान हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए ज़्यादा, ये सब कुछ करे नौटंकी। तो भारत में संविधान में आर्टिकल 14 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन इन द इंडिया इज़ इक्वल। तो रिटन रूप में आप किसी को भी शो कर सकते हैं कि देखिए ये रिटन है, प्रूफ है कि हम सब एक समान हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ब्राह्मण, कोई दलित, कोई अनुसूचित जाति, कोई बहुत पिछड़ी जाति, कोई अंतर नहीं है किसी में, सब एक हैं। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान भी है, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का है और उसी को लिखित में है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान, सिंपल सी बात है, होगा ही। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें हम BR अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा और क्योंकि ये सबसे लंबा संविधान है, इसमें बहुत सारा धाराएं हैं, तो उसको लिखने में वक्त भी उतना ही ज़्यादा लगा। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा, जो कि 26 नवंबर 1949 को इसका पूरी तरह से लेखन संपन्न हुआ। मिक्सचर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस, भारत का संविधान विश्व भर के कई सारे संविधानों का बहुत अच्छा सार है। 1949 से पहले तक जितने भी संविधान बने थे, भारत ने सभी संविधानों को पढ़ा, समझा, उसके कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें ली और अपना संविधान बनाया। कुछ लोग मजाक में ये भी बोलते हैं कि भारत का संविधान चोरी का संविधान है। वैसे चोरी का संविधान तो नहीं है, लेकिन हरकतें कुछ वैसी ही हैं कि जिस देश से जो चीज़ अच्छा लगा उसे उठा लिया, और ये बहुत अच्छी काम है। जिस देश का जो चीज़ अच्छा है उस चीज़ को ले लिए, उसको अपने संविधान में डाल लिया। इससे होता ये है कि जब कोई अच्छे अच्छे चीज़ों को हम लेकर मिक्स करेंगे तो जो आउटकम निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। जैसे भारत ने विश्व भर के संविधानों को पढ़ा, भारत के जितने भी संविधान सभा के लोग थे उन्होंने पढ़ा विश्व भर के संविधानों को, उनकी अच्छाइयाँ देखी, बुराइयाँ देखी, कंट्री के ऊपर उनका असर दिखा, कैसा है उस संविधान का, अच्छा असर हो रहा है कि बुरा असर, कौन से नियम जनता को पसंद है, कौन से नहीं है। सबको देख के उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सा नियम लेना है, कौन सा नहीं। जिस तरह अकबर ने सभी धर्म के अच्छी चीज़ों को लेकर दीन-ए इलाही बनाया था, जो कि आज भी काबिल तारीफ़ है, उसी तरह भारत का संविधान भी दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को लेकर बना है। और कुछ एग्जांपल्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। सोवरेनिटी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है। और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि एक नियम का, दरअसल ये नियम नहीं, एक सलाहों का बहुत बड़ा पुलिंदा समझ लीजिए। ये सलाहों की सूची है जो कि किसी भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्हें दिया जाता है कि आप इन पे फॉलो कीजिए
ताकि हमारा देश वेलफेयर स्टेट बने, हमारा देश या हमारा राज्य वेलफेयर स्टेट बने। वो कोई प्रिंसिपल्स हैं, मानना नहीं मानना उनकी मर्जी है, बाउंड नहीं है, कोई भी कंपलसरी नहीं है प्रिंसिपल्स मानना, तो लेकिन वेलफेयर स्टेट्स बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं और इनका आइडिया आया था इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन नेचर, जैसा कि मैंने बोला कि आपको प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात की है। इस वीडियो में मैं बस यही बताता हूँ कि भारत का संविधान डुअल गवर्नेंस का सिस्टम है। कई बार आपने स्पेशली बिहार चुनाव में ये नारा सुना होगा, डबल इंजन की सरकार, मतलब सेंटर में भी उसी पार्टी की सरकार, स्टेट में भी उसी पार्टी की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार मतलब क्या है? दो सरकारें आप देखेंगे, एक सेंटर एक स्टेट। डुअल गवर्नेंस इसी के लिए दिखता है यहाँ पे, जो कि फेडरल सिस्टम का दिखा रहा है कि दो सरकारें हैं, सब सरकार का अपना अपना पावर है। ये फेडरल सिस्टम दिखा रहा है। हमको देख के भी लग रहा है कि भारत का सरकार एक फेडरल सिस्टम है, जिसमें दोनों को शक्तियाँ दी गई हैं, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। बट पावर शेयरिंग जो है ये इक्वल नहीं हुआ है, ये अनइक्वल वे में हुआ है। सेंटर को ज़्यादा दिया गया है, स्टेट को कम दिया गया है, जो कि थोड़ा थोड़ा हमें यूनिटरी होने का आभास दिखाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे इमरजेंसी के टाइम में स्टेट के पावर सेंटर के पास चले जाते हैं। ये सब हमने पावर शेयरिंग के पहले वीडियो में डिस्कस किया है, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे पास सिटीजनशिप भी एक ही है। कुछ लोग इसमें बोल सकते हैं या उनके मन में डाउट हो सकता है कि कश्मीर के पास 2 सिटीजनशिप थी। तो जैसा कि मैंने बोला, विशेष राज्य का दर्जा धारा 370 दिलाता है। उसके अंतर्गत आप अपना झंडा रख सकते हैं, अपना संविधान रख सकते हैं और अपनी नागरिकता। वो नियम भी संविधान में है, मगर कम कश्मीर से भी अब धारा 370 हट चुकी है, इसलिए पूरे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। और जितने भी यूनिटरी गवर्नमेंट वाले देश होते हैं उनमें ही सिंगल सिटीजनशिप होती है, फेडरल वालों में डबल होती है। अगर कोई शिकागो का नागरिक है तो वो शिकागो के साथ अमेरिका का नागरिक है। अगर कोई न्यू जर्सी में रहता है तो वो न्यू जर्सी का नागरिक भी होगा, अमेरिका का भी नागरिक होगा। इस तरह से जितने भी फ्यूडल कंट्रीज़ हैं उनके स्टेट और सेंटर दोनों की नागरिकता होती है, मतलब स्टेट जिसमें रह रहा है उसकी नागरिकता और यूनियन की नागरिकता जो देश में आप रह रहे हैं। भारत में सिंगल नागरिकता है, जो कि हमको फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन नेचर का एग्जाम्पल देता है। रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, भारत का संविधान कठिन भी है और आसान भी है। वो कुछ इस तरह से कि कुछ नियम ऐसे हैं कि सिर्फ एक बिल पास किया है, दोनों सदनों से, राज्यसभा लोकसभा से पास हुआ या स्टेट की किसी सभा से पास हुआ, वो कानून बन गया। और कुछ बिल तो ऐसे भी हैं कि बिल पास करने की ज़रूरत नहीं, मंत्री अपना वो डिसीजन खुद से ले सकते हैं कुछ नियमों के लिए। और कुछ बिल कुछ इस तरह से हैं कि इसको अगर आपको पास कराना है तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। कुछ बिल इस तरह से भी हैं कि जिसको आपको पास कराना है, लॉ बनवाना है, तो वो दोनों सदनों से पास होने के बाद वो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा। और मेजोरिटी ऑफ स्टेट, क्योंकि आज के डेट में भारत में 28 स्टेट्स हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इन सभी में विधानसभा मौजूद है। तो कुल मिलाकर भारत में 30 विधानसभा हो जाते हैं। यूनियन टेरिटरीज वैसे 9 हैं, लेकिन विधानसभा सिर्फ 2 में मौजूद है अभी के वक्त पे। तो 30 में से 16 विधानसभाओं से आपको पास कराना पड़ेगा वो बिल, तब जाके वो कानून बनेगा, जो कि काफ़ी कठिन है, क्योंकि हर राज्य में सेम पार्टी के या सेम मानसिकता के वाले सरकार नहीं होते हैं। कहीं पे ऑपोजिशन की भी सरकार होगी, कहीं पे उनकी भी सरकार होगी जिनसे आपका मतभेद चल रहा है, भले ही वो ऑपोजिशन में हो या ना हो। तो मुश्किल तो होती है इसमें बिल पास कराने में। इस तरह से ये बहुत कठिन भी है, आसान भी है और कठिन भी। भारत का संविधान दोनों का बहुत अच्छा मिक्सचर है, एक ही वक्त पे वो दोनों काम करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, भारत का संविधान यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इनके नियमों को पालन करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार जो भी 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है, उसके पास मत देने का और अपने नेतृत्व करने वाले नेता को निर्वाचित करने का अधिकार है। हर वोट का सेम वैल्यू होगा, चाहे वोट किसी अमीर बिजनेसमैन का हो या गरीब कॉमन मैन का हो।
चाहे वोट किसी नेता का हो या जनता का हो। किसी का वोट ऐसा नहीं होगा कि है वो बड़ा अमीर है, उसका 100 करोड़ का संपत्ति है, उसके वोट को हम एक काम करते हैं 10 वोट की वैल्यू दे देते हैं। ये ससुरा गरीब है, इसका तो संपत्ति ही नहीं है, इसको 1 वोट रहने दो। या फिर संपत्ति नहीं है तो 10 लोगों का 1 वोट गिन लो। वैसा कुछ नहीं है। हर इंसान चाहे वो कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी गरीब, उसके वोट की वैल्यू 1 है। एक इंसान के पास 1 ही वोट की शक्ति है, वो 2 वोट का भी वैल्यू नहीं पा सकता है। एज हर चीज़ के लिए फिक्स किया गया है। लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए, विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए आपका एज होना चाहिए 25 साल, विधान परिषद के चुनाव के लिए 30 साल, राज्यसभा के लिए 35 साल, वोट देने के लिए 18 साल। हर चीज़ का एज फिक्स्ड है, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को दर्शाता है। सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। भारत एक सोवरेन देश है। सोवरेन का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में है, और वो है, और वो इस तरह से कि जनता के पास वोट देने का अधिकार है। वोट देकर जनता अपने नेतृत्व करने वाले नेताओं को चुनती है, जो उनके लिए जवाबदेह होते हैं, उनका नियम बनाते हैं। अगर उनको सरकार पसंद ना आए तो अगले ही चुनाव में वो वापस कर सकती है। और उतना ही नहीं, अगर किसी नेता उनको पसंद नहीं आता है तो जनता उनके खिलाफ विद्रोह करके संवैधानिक रूप से, हिंसक रूप से नहीं, शांतिपूर्वक संवैधानिक रूप से विद्रोह करके उनको पद छोड़ने पर मजबूर भी कर सकती है। बट चुनने के बाद नेता की मर्जी है, वो चाहे तो पद छोड़े, चाहे तो ना छोड़े। सोशलिस्ट। भारत एक समाजवादी देश है, क्योंकि ये किसी भी समाजवादी देश भी, और सोशलिस्ट का एक्चुअली यहाँ पे मतलब ये हो जाता है कि ये नहीं कि सारे समाज को एक साथ लेके चलता है। सोशलिस्ट का मतलब आपको हो जाता है कि किसी भी देश के अंतर्गत नहीं है भारत। जैसे अंग्रेजों के जब तक अंदर था, भारत सोशलिस्ट देश नहीं था, समाजवादी देश नहीं था। अब जब भारत आज़ाद है, 75 साल हो गए आज़ादी के, अब भारत सोशलिस्ट देश जब से आज़ाद हुआ तब से ही है, क्योंकि उसके बाद वो किसी देश के अंतर्गत नहीं था। वो अपना डिसीजंस खुद लेगा, अपना विकास का जिम्मेदार खुद होगा, अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा, अपने सारे नियम वही बनाएगा, कि उसको किसी देश से कोई दबाव नहीं होगा। कोई देश इस पर दबाव नहीं डाल सकता है कि आप इस नियम को पार कीजिए, उस नियम को मत मानिए। ये सोशलिस्ट का। और सेकुलर, धारा 24 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है हमें, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि हम किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का हम मान सकते हैं, किसी भी भगवान को पूज सकते हैं। उस पर संविधान हमें अधिकार देता है। और सेकुलर का मतलब ये हो जाता है कि संविधान आपके लिए भेदभाव नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की आंखों के सामने, संविधान की आंखों के सामने सभी धर्म समान हैं। हिंदू या मुसलमान, सारे तो हैं इंसान, जब सामने हो संविधान। ये भारत का नियम ऐसा ही है। जहाँ भी आपको गलती होगी, हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाएगा, क्रिश्चियन ईसाई नहीं, क्रिश्चियन बुद्ध जैन कुछ नहीं देखा जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी। जहाँ आप काबिल होंगे वहाँ आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी या पद वो भी दिया जाएगा। उसमें भी आपको कोई धर्म का भेदभाव नहीं है कि वो ज़्यादा है, ये कम है, भेदभाव कर लिया जाए। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। भारतीय संविधान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। यहाँ गवर्नमेंट जो है जनता के द्वारा बनाया जाता है और जनता के लिए काम करता है। सारे लोग, चाहे मिनिस्टर से लेके रिच बिजनेसमैन हो या आईएएस से लेके कॉमन मैन हो, जैसा कि मैंने बोला, सबको संविधान का सेम नियम कानून पालन करना है। और सभी के पास संविधान के लिए, संविधान को बदलाव करने का ताकत है, अगर वो चुन के नेता बन के वापस आ जाते हैं। सभी के पास अपनी सरकार बनाने की ताकत है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत इस तरह से है। ये कुछ फीचर्स थे हमारे संविधान के। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो या किसी एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियोस चाहिए कुछ भी, तो यू कैन कमेंट मी। और बाकी इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर डाउट सारे क्लियर हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।